ये कहानी है उस दिन की जब मेरी मंगेतर मेरी सौतेली बहन बन चुकी थी और मैं उस टूटी हुई जिंदगी को छोड़कर जब 20 अरब की संपत्ति लेकर निकल पड़ा था। फिर मैंने सोशल फीड पर एक मोमेंट डाल दिया, सीधा सीधा लिख दिया कि मेरी मंगेतर मेरे भाई के साथ भाग गई है तो ये यंग मास्टर अब सिंगल है। अगले ही पल उसकी दोस्त का कॉल आ गया। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। लियू रुयान, क्या तुम पागल हो गई हो? फेंक इतना हैंडसम है कि कोई भी औरत उसे देखते ही पिघल जाए। मैं खुद भी उसे देखकर खुद को नहीं रोक पाती और तुमने उसे अपनी लव लाइफ में गैप देने दिया। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि मैं जा चुका हूँ वह एकदम आग बबूला हो गई। उसने तुरंत अपनी असिस्टेंट को भेजा मेरा पता लगवाने के लिए, लेकिन जवाब मिला मैं तो पहले ही अब्रॉड जा चुका हूँ। प्रेसिडेंट लियू, आपके स्टेटस के हिसाब से तो आप देश छोड़कर नहीं जा सकते। इस बार शायद उसने सच में आपको छोड़ दिया है। लियू रुयान की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और फिर उसे क्लब वाली वो बात याद आ गई। तुम अभी अभी अपने लव नेस्ट से लौटे हो, है ना? वो फैंग तो आमतौर पर एक वाइल्ड लिटिल वुल्फ डॉग जैसा रहता है, किसी को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन जब वो तुम्हारे साथ होता है तो सॉफ्ट भी होता है और टफ भी। मेरा दिल अजीब सा होने लगता है। तुम मुझसे शादी कब करने वाली हो? उस समय मैं वहीं ठिठक गया था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे छाती फट जाएगी। आशा से भरा हुआ दिल। लेकिन जो जवाब मिला वो मजाक था। उसका नाम क्या है? उसका टोन बहुत हल्का था, सिर्फ 7 शब्द, और मेरे लिए वो 7 शब्द ऐसे थे जैसे 7 जहरीले खंजर एक साथ दिल में घुस गए हों। प्राइवेट रूम में एकदम सन्नाटा फैल गया। उसकी दोस्तों तक के चेहरे उतर गए। किसी ने धीरे से चुप्पी तोड़ी। नहीं हो सकता सिस्टर लियू, 3 साल हो गए और तुम्हारे दिल में अब भी व्हाइट मूनलाइट है? व्हाइट मूनलाइट? मेरे दिमाग में जैसे कुछ फट गया, सारा दिमाग खाली हो गया। लियू रुयन के दिल में व्हाइट मूनलाइट? मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था, पत्थर बनकर सुन रहा था, और फिर लियू रुयन की धीमी आवाज आई। जब हम ब्रेकअप हुए थे तब उसने कहा था 3 साल दो, वो कोशिश करेगा। दूसरों ने भी मुझे कहा था कि मैं भी कोशिश करूं, अगर हम फिर भी एक दूसरे को पसंद करेंगे तो वापस साथ हो जाएंगे, इसलिए मैंने भी उसकी बात मानी। 3 साल मैंने सब कुछ ट्राई किया, अब वो वापस आ जाना चाहिए था। मुझे ऐसा लगा जैसे आसमान सीधे मेरे ऊपर गिर गया हो, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, उंगलियां तक कांपने लगी। इन 3 सालों में जितनी भी स्वीटनेस थी, जितने भी वो पल थे जब मुझे लगता था कि हमारे दिल जुड़े हुए हैं, असल में वो सब सिर्फ उसका एक्सपेरिमेंट था, किसी और को टेस्ट करने का एक्सपेरिमेंट। तो फैंग का क्या होगा? उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर उसे पता चला तो वह बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मैंने उस भारी प्राइवेट रूम का दरवाजा धकेल दिया। अंदर बैठे सब लोग चौंक गए, सभी की नजरें एक साथ मेरी तरफ मुड़ गईं। मैं वहीं खड़ा था, चेहरा डरावना सफेद पड़ चुका था और मेरी आंखें उस औरत पर टिकी थी जो मेन सीट पर बैठी थी, लेकिन उसने सरप्राइज नहीं दिखाया, न पैनिक न गिल्ट। वो अभी भी उसी ठंडी अलग सी एक्सप्रेशन में बैठी थी। अगर उसके दिल में मेरे लिए जरा सी भी लाइकिंग होती तो वो अभी ऐसे नहीं बैठी होती। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, सीधे उसकी आंखों में देखते हुए। लियू रुयान, तुम्हें मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? उसने बिना हिले जवाब दिया। कहने को कुछ नहीं है, तुमने जो सुना वही सच है, हम बस मजाक कर रहे थे। मैं हमेशा समझती थी कि तुम समझते हो। शिनलोहान ने तुम्हारे साथ दांव लगाया था मुझे जीतने के लिए, उसकी लग्जरी कार्ड्स में से जो चाहो ले लो, अगर कार्ड्स काफी नहीं है। कहते हुए उसने कोट पॉकेट से एक ब्लैक बैंक कार्ड निकाला और उसे धीरे से मेरे सामने कॉफी टेबल पर सरका दिया। ये रहे 100 मिलियन, 3 साल तक तुम्हारे बैक एंड कॉल पर रहने की पेमेंट समझो, अब से हमारा रिश्ता खत्म। इतना। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, अचानक मेरा हाथ आगे बढ़ा और मैंने उसका रिस्ट कस कर पकड़ लिया। लियू रुयन, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। ये कहते हुए मेरे दिमाग में 3 साल की हर छोटी बड़ी याद घूम गई, हर एक पल। लेकिन उसने सिर हिला दिया, फोन निकाला और मुझे एक नया मैसेज दिखाया। स्क्रीन पर साफ लिखा था, बयू 3 साल मैंने कोशिश की लेकिन मैं अब भी सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ, चलो वापस साथ हो जाते हैं। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया पूरी तरह कोलैप्स हो गई हो। लियू रुयन ने स्क्रीन पर एक पल नजर डाली, फिर उसने धीरे धीरे मेरी उंगलियां खोल दी जो उसके रिस्ट को जकड़े हुए थी। सॉरी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है। और फिर उसने कोई अटैचमेंट नहीं दिखाया, सीधा मुड़ी और बड़े कदमों से चली गई। उसने कह दिया कि फीलिंग्स नहीं है, तो फिर इन 3 सालों में सिर्फ मैं ही पागल बनकर जी रहा था। अपनी सारी सच्ची भावनाएं, अपनी सारी ऑनेस्टी मैंने उसकी बनाई हुई इस प्ले में उंडेल दी थी। मैं वहीं खड़ा रहा, खाली हाथ को देखता रहा। अगले ही पल मैंने कॉफी टेबल पर रखी एक्सपेंसिव फॉरेन लिकर उठाई और जोर से फर्श पर दे मारी। एक तेज आवाज हुई, पूरे प्राइवेट रूम में सन्नाटा फैल गया। कोई आगे बढ़कर मुझे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। पता नहीं कितनी देर बीती। मैं क्लब से बाहर निकला, रात की हवा लगी और चेहरा बर्फ जैसा ठंडा लगने लगा। मैंने आंसू रफ तरीके से पोंछे, टैक्सी रोकी और कहा, उस मेबाज का पीछा करो, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ वो व्हाइट मूनलाइट जिसे वो 3 साल से सोच रही थी, वो जिससे मैं भी कंपेयर नहीं हो पाया। आखिर वो है कौन? ड्राइवर ने मेरी हालत देखी, ज्यादा सवाल नहीं किए, सीधा एक्सेलरेटर दबा दिया। लेकिन लियू रुयन जो हमेशा काम और कंपोज रहती थी, आज उसकी ड्राइविंग बहुत फास्ट थी। ये देखकर मेरे दिल में एक और कसक उठी, क्या वह अपने व्हाइट मूनलाइट से मिलने इतनी बेचैन है? आखिरकार कार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल्स लेवल पर रुकी। मैंने फेयर चुकाया और लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। एक पिलर के पीछे छिपकर मैंने देखा, लियू रुयान एग्जिट पर खड़ी थी। फिर एक आदमी बाहर आया, सूटकेस खींचते हुए। जैसे ही मैंने उस आदमी का चेहरा देखा, मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। सिर्फ इसीलिए नहीं कि लियू रुयन दौड़कर उसके पास गई, उसे कसकर गले लगाया और उसका सिर झुकाकर उसके बालों को चूमा, बल्कि इसलिए कि वो व्हाइट मूनलाइट
मूनलाइट वो निकला फेंग जुन, मेरा नॉमिनल ब्रदर, जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। उस समय से कहानी और गहरी हो गई थी। माँ की कार एक्सीडेंट में मौत के सिर्फ आधे साल बाद मेरे पिता एक औरत को घर ले आए थे। उस औरत के साथ एक बेटा भी था जो मुझसे 3 साल बड़ा था। वही था फेंग जुन। पिता ने सफाई दी थी कि वो औरत उनकी फर्स्ट लव थी और फेंग जुन उनका बायोलॉजिकल सन। उनका कहना था कि अगर मेरी माँ ने उन्हें उस वक्त नहीं छीना होता तो वो अपनी फर्स्ट लव से कभी अलग नहीं होते। लेकिन सच में उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। उस वक्त मेरे पिता बिजनेस शुरू करने के लिए फंड्स ढूंढ रहे थे। वो इतने मजबूर थे कि खाना तक नहीं जुटा पा रहे थे। वही खुद मेरी माँ के पास गए थे जो लंबे समय से उन्हें चाहती थी। उन्होंने वादा किया था कि अगर माँ का परिवार कैपिटल लगाएगा तो वो शादी करेंगे। मेरी माँ ने उन्हें पैसा दिया, अपना पूरा प्यार दिया और बाद में कार एक्सीडेंट में उन्हें बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। और नतीजा क्या हुआ? माँ का बॉडी अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि पिता ने उनके डाउरी और इनहेरिटेंस को उठाया और उसे बेट्रोदल गिफ्ट बनाकर उस कथित फर्स्ट लव से धूमधाम से शादी कर ली। पिता जिसे चाहे वो प्यार कर सकते थे तो फिर फेंग जुन ही क्यों? उसी पल मेरे भीतर एक दिन जैसी नफरत फैल गई। लियू रुयन पहले ही फेंग जुन का सामान उठाकर पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ चुकी थी, जैसे उस पर कोई साया आ गया हो। मैंने दूसरी टैक्सी रोकी और फिर उनका पीछा करना शुरू किया। क्योंकि मैं पास से फॉलो कर रहा था, कार विंडो के पार साफ देख सकता था कि आगे वाली कार में लियू रुयन ने अपना सिर घुमाया और फेंग जुन से बहुत धीरे कुछ कहा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर फेंग जुन के कान के पास लटके बालों को इतनी नेचुरली पीछे किया जैसे वो टेंडरनेस उसके लिए कॉमन हो। ऐसी टेंडरनेस जो मुझे उसके साथ 3 साल में कभी नहीं मिली थी। मैं सामने देखते हुए बस आंसुओं से धुंधलाता जा रहा था। तभी आगे इंटरसेक्शन पर अचानक एक एक्सीडेंट हो गया। ब्रेक की चीख, टक्करों की आवाजें एक के बाद एक गूंज उठी। मेरी टैक्सी ने बिना चेतावनी सामने वाली कार को टक्कर मार दी और फिर पीछे से एक और व्हीकल ने हमें जोर से मार दिया। भयानक इंपैक्ट लगा। मेरा माथा सामने वाली सीट के पीछे जा टकराया। तेज दर्द हुआ, खून तुरंत बहने लगा और मेरी नजर धुंधली पड़ गई। अफरा-तफरी, चीखें, टूटा हुआ शीशा। इन्हीं सबके बीच मैंने सामने की फेमिलियर मेबच देखी। दरवाजा खुला। लियू रुयन सबसे पहले बाहर निकली। वह तेजी से पैसेंजर साइड की तरफ बढ़ी। अगली ही सांस में मैंने देखा कि लियू रुयन ने फेंग जुन को बहुत सावधानी से कार से बाहर निकाला। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। फिर उसने फेंग जुन को पलटकर हादसे की जगह से हटाने की कोशिश की और तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे टूटी फूटी टैक्सी की पिछली सीट पर फंसा देखकर उसकी आंखों में एक पल के लिए शौक आया, लेकिन वो शौक अगले ही पल गायब हो गया। फेंग जुन ने उसके रुकने को नोटिस कर लिया। क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। सुना है एक टैक्सी बुरी तरह टकराई है। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद लियू रुयन ने नजरें फेर ली। कोई नहीं। इतना कहकर वो फेंग जुन को सहारा देती हुई उस कैओटिक एक्सीडेंट सीन से आगे बढ़ गई और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब मुझे होश आया, मैं हॉस्पिटल में था। हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और एक नर्स उसे ठीक कर रही थी। मुझे होश में देखकर उसने कहा, मिस्टर फेंग, आप आखिरकार जाग गए। आप बुरी तरह घायल हैं। आपको ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में रहना होगा और हमें आपके परिवार से भी कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। कृपया मेडिकल फीस सेटल कर दीजिए। लेकिन मैं बस खाली नजरों से देखता रहा। मेरे चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। नर्स ने फिर दोहराया, मिस्टर फेंग। तभी वार्ड के दरवाजे पर एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। मेडिकल फीस मैंने ऑलरेडी पे कर दी है। मैंने झट से सिर घुमाया। दरवाजे पर लियू रुयन खड़ी थी। नर्स ने यह देखते ही टैक्टफुली रूम छोड़ दिया। लियू रुयन अंदर आई। उसकी नजर मेरे बैंडेज्ड वुंड पर गई। फिर उसने हाथ बढ़ाया जैसे मेरे माथे को छूना चाहती हो। मैंने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। प्रेसिडेंट लियू, आप इतने बिजी हैं, फिर किसी इरेलेवेंट इंसान की केयर करने क्यों आई हैं? उसका हाथ वहीं फ्रीज हो गया। उसकी आवाज बहुत हल्की थी। अगर मैं नहीं आती तो और कौन आता? और ये बात सीधा दिल पर लगी। कौन और आता? मेरी माँ जल्दी चली गई थी। पिता पार्शियल थे। स्टेप मदर बनावटी थी। वो घर अब मेरा घर नहीं रहा था। इन 3 सालों में जब भी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, लियू रुयन टाइम टू टाइम सामने आई थी। उसने मुझे उसकी आदत डाल दी थी। उसने मुझे ऐसा महसूस कराया था जैसे मैंने एक सेफ हार्बर ढूंढ लिया हो। लेकिन अब जिसने मुझे खुद एबिस में धकेला वो भी वही थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, अगर कोई नहीं भी आए तब भी मुझे आपकी चिंता नहीं चाहिए। आपने खुद कहा था ना, हम ओवर हैं। मैंने सांस खींची, खुद को सीधा रखने की कोशिश की। प्रेसिडेंट लियू, मैं इतना पैथेटिक नहीं हूं कि आपसे क्लिंग करता रहूं। आपने कहा कि आपको मुझसे फीलिंग्स नहीं है, तो मैं भी शेमलेसली आपके पीछे नहीं पड़ा रहूंगा। मेरी आवाज कांप नहीं रही थी, लेकिन अंदर सब टूट रहा था। और वैसे भी आप सच में मानती हैं कि जब मैंने पहले कहा था कि मेरे फीलिंग्स हैं तो मैं सीरियस था? मैंने उसकी तरफ देखा नहीं, फिर भी हंसकर बोला, मैं तो कैजुअली बोल रहा था, हम बस खेल रहे थे। और लियू रुयन, आप वाकई फेक हैं। उस वक्त लियू रुयन की आंखें लाल थी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कुछ कहना चाहती हो। भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थी। वो बोलने ही वाली थी कि तभी नर्स जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर आई। मिस्टर फेंग, उधर एग्जामिनेशन खत्म हो गया है, वो आपको ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी पूंछ पर पैर रख दिया हो। बस हो गया, अब जाओ अपने व्हाइट मूनलाइट के पास, मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं। लियू रुयन चुपचाप कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहने आई थी, किसी और वजह से नहीं। तुम शिनलोहान के फ्रेंड हो, उसी ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने को कहा था। ये सुनकर मुझे आखिर हंसी आ गई, लेकिन हंसी के साथ वंड भी खिंच गया। दर्द शरीर का था, पर वो दिल के दर्द का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं था। मैंने गहरी सांस ली। लियू रुयन,
रुयान चिंता मत करो, मैं इतना डेल्यूशनल नहीं हूँ। उस पल लियू रुयान का दिल थोड़ा सा कांप गया। ये पहली बार था जब उसने मुझे इस तरह रोते देखा था। उसके होंठ थोड़े खुले जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। वो मुड़ी वार्ड से बाहर चली गई। उसकी सीधी रेजोल्यूट बैक देखकर मैं और नहीं संभल पाया। हॉस्पिटल बेड पर ढह गया। मुझे लगा था मैं बहुत देर तक रोऊंगा, लेकिन अजीब बात थी, आंसू जल्दी सूख गए। अगले कुछ दिनों तक मैं हॉस्पिटल में अकेला ही अपना ध्यान रखता रहा। बैंडेज बदलते वक्त दर्द से पसीना छूटता था। खाना ऐसा लगता था जैसे कागज चबा रहा हूँ। और कभी कभी हॉलवे में नर्सेस की विस्पर सुनाई देती थी। वे कहती थी कि नेक्स्ट वीआईपी वार्ड में पड़े फेंग जुन कितने लकी हैं। मिस लियू रुयान खुद उन्हें खाना पानी दे रही हैं, रात भर उनके पास बैठी रहती हैं। एक बार मैं उस वार्ड के पास से गुजरा। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर मैंने देखा लियू रुयान बेड के पास बैठी थी और एक एप्पल छील रही थी। वो सीन मेरी आंखों में ऐसे उतर गया जैसे किसी ने आग लगा दी हो। दर्द इतना तेज था कि सब काला पड़ गया, लेकिन इस बार मैं नहीं रोया। मैंने अपने मन में साफ कहा, फेंक, तेरी सबसे बड़ी ताकत यही है कि तू प्यार कर सकता है और छोड़ भी सकता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही मेरा पहला काम वीजा के लिए अप्लाई करना था। मैं इस सिटी में एक पल और नहीं रहना चाहता था। वीजा मिलते ही मैं घर लौट आया। जैसे ही अंदर घुसा, सामने स्टेप मदर मिल गई, पूरी तरह मेकअप में, हमेशा की तरह खुद को संभाले हुए। मुझे देखते ही उसकी आदत शुरू हो गई। फेंग, अब भी घर लौटना याद है तुम्हें? मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। एंट्रेंस पर रखा हुआ आधा इंसान जितना ऊंचा सेलेडोन वाइज उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। धड़ाम, टुकड़े हर तरफ बिखर गए। लिनवान चीख पड़ी और 2 कदम पीछे हट गई। तुम्हें क्या समझ रखा है, घर तोड़ने वाली मिस्ट्रेस, और ऊपर से मुझे लेक्चर दे रही है। मैंने ठंडे स्वर में कहा, लिनवान, याद रखो, जब तक मैं इस घर में हूँ तुम कभी भी सिर ऊंचा करके नहीं चल पाओगी। मेरी जुबान बहुत तेज थी और लिनवान गुस्से से पीली पड़ गई। वो कांप उठी। फेंग, ये कैसा ड्रामा है? स्टडी रूम से आवाज सुनकर फेंगफू बाहर दौड़ा आया। उसने झट से लिनवान को सहारा दिया और फिर मुझ पर गुस्से से चिल्लाया, जैसे ही घर लौटते हो ट्रबल शुरू कर देते हो, थोड़ा मैच्योर नहीं हो सकते? मैंने अपने पिता को उस औरत की ढाल बनते देखा और हंस दिया। ट्रबल मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बस मेरी इनहेरिटेंस जल्दी दे दो। मैं विदेश चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। फेंकफू घबरा गया, फिर चेहरे पर फेक कंसर्न लाकर बोला, बकवास मत करो, विदेश क्यों जाओगे? यहीं रहो, ये हमेशा तुम्हारा घर है, हम फैमिली है। मुझे लगा मैं सबसे बड़ा मजाक सुन रहा हूँ। मैंने एकदम ठंडे स्वर में कहा, स्टेप मदर, एक्टिंग बंद करो। फेंकफू, तुम, फेंग जुन, सब एक फैमिली हो। मेरी माँ मर चुकी है, अब मेरा कोई घर नहीं है। सीधे अपनी प्राइस बताओ, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। ये सुनते ही फेंक मिंग होंग का चेहरा बिगड़ गया। लंबे सन्नाटे के बाद उसने बनावटी अंदाज में कहा, डैड को पता है कि तुम्हें फैमिली से शिकायत है, लो अभी 5 मिलियन ले लो, बाहर जाकर अपना मन शांत कर लो। मैंने ठंडी हंसी हंसी, 5 मिलियन? फेंक मिंग होंग, तुम आज जिस जगह पर हो वहां तक मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर के पैसे से पहुंचे हो। मेरी माँ की लाई हुई डाउरी से तुमने सब कुछ खड़ा किया और तुम्हारी अपनी जान भी मेरी माँ ने अपनी जान देकर बचाई थी। अब उन्हीं के पैसों से इस मिस्ट्रेस और उसके बास्टर्ड को पाल रहे हो और मुझे 5 मिलियन से टालना चाहते हो? शर्म कहाँ बची है? फंग मिंग होंग, मेरे शब्दों ने उसे जोर से चुभो दिया। वो शर्म और गुस्से से लाल हो गया। आखिर कितना चाहिए तुझे? मैंने सीधा जवाब दिया, सीधी बात करता हूँ, मैं तैयार होकर आया हूं। मैंने पॉकेट से एक डॉक्यूमेंट निकाला और उसके सामने रख दिया। फिर कामली एक एक नंबर और शेयर नेम पढ़ने लगा। उसकी आंखें फैल गईं। तो पागल है, ये तो फेंक कॉर्पोरेशन के आधे हिस्से के बराबर है। मैंने कंधे उचका दिए। ठीक है, मत मानो, मैंने विला के बाहर बॉम्ब्स लगा रखे हैं। या तो पैसे और अग्रीमेंट पर साइन करो या आज हम सब यहीं मरेंगे। चूज। फंगमिंग होंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे समझना चाहता हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं। आखिरकार मौत का डर हर चीज पर भारी पड़ा। तो क्या इसे अब भी खत्म किया जा सकता है? जल्दी बम हटा दो। मैंने शांति से कहा, रिलैक्स, वहां कोई बॉम्ब नहीं है, मैं झूठ बोल रहा था। फिर हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, आखिर तुमने मेरी माँ को भी तो ऐसे ही शादी के लिए फंसाया था, थोड़ा टेस्ट तो मिलना चाहिए था। तभी उसे समझ आया कि वह बेवकूफ बन चुका है। वो गुस्से से लगभग बेहोश होने लगा। मुझ पर उंगली उठाकर देर तक कांपता रहा, पर एक शब्द नहीं बोल पाया। जो मैं चाहता था वो पहले ही मेरे हाथ में था, इसलिए मैं दोबारा उसकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं था। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने मुड़ा, उसने पीठ पीछे कहा, आज तुम्हारा भाई अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर पर घर ला रहा है। पिछले समय में तुम जो भी बदतमीजी करते रहे उसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन इस बार तुम्हें ये खाना ठीक से खाना होगा। फिर उसने जोड़ा, उसकी गर्लफ्रेंड लियू रुयन है। भाई फैमिली का जिन क्लैन में क्या स्टेटस है तुम जानते हो। हम उन्हें ऑफेंड नहीं कर सकते। अपनी रिबेलियन बंद करो और मुझे ट्रबल मत दो। मैं ऊपर जाने के लिए उठाया हुआ अपना कदम वहीं रोक गया। मेरी पीठ एकदम अकड़ गई। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज लियू रुयान फेंगजुन की गर्लफ्रेंड बनकर घर आएगी। मैं कुछ सोच भी पाता उससे पहले ही दरवाजा खुल गया। अगले ही पल फेंगजुन अंदर आया, लियू रुयान का हाथ थामे हुए और मुस्कुराते हुए बोला, डैड, मॉम, मैं वापस आ गया। फेंगफू और उसकी स्टेप मदर जो अभी संभले थे तुरंत गर्मजोशी से मुस्कुरा पड़े। दोनों भागकर आगे आए, फेंगजुन की चिंता पूछने लगे और लियू रुयान के सामने तो उनकी चमचागिरी की हद ही पार हो गई। लेकिन जब लियू रुयान की नजर मुझ पर पड़ी तो उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। उसे शायद उसी पल समझ आ गया कि मैं फेंगजुन का छोटा भाई हूँ। खाने के वक्त फेंगजुन और लियू रुयान एक तरफ बैठ गए और मैं अकेला उनके सामने बैठा रहा। पूरे डिनर के दौरान मैं बस देखता रहा कैसे लियू रुयान बड़े ध्यान से फेंगजुन के लिए खाना परोस रही थी, कैसे वो हर छोटी बात पर उसका ख्याल रख रही थी। लिनवान मुस्कुराकर ये सब देख रही थी। फिर उसने पूछा, फेंगजुन, तुम और मिस लियू कैसे मिले? वो बोला, एक चैरिटी गाला में। मैंने एक स्ट्रे कैट को पेड़ में फंसा देखा था। मैं उसकी मदद करना चाहता था लेकिन चढ़ नहीं पाया। फिर लियू रुयान ने मेरी मदद की। बाद में उन्होंने मेरा
कांटेक्ट मांगा। उसकी आवाज इतनी इनोसेंट लग रही थी कि सुनने वाला धोखा खा जाए। मैं हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। फेंग जुन को बचपन से छोटे जानवरों से नफरत थी। उसने तो एक बार बिल्ली को मार तक दिया था और अब वो खुद को कैट सेवर बना रहा था। वो चारों एक हार्मनी से भरा फैमिली मील कर रहे थे, हंसते बोलते खाना खाते जैसे दुनिया की सबसे परफेक्ट फैमिली हो। मुझे ये नाटक बिल्कुल मंजूर नहीं था, तो मैं उठकर सीधा गार्डन में चला गया। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि